हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिडीम नॉलेज। आज का जो वीडियो है ये हमने कुछ स्कीम्स जो हैं जो हमारे JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र का यूनिट सी के स्पेशलाइजेशन का पोर्शन है, उसमें कुछ स्कीम्स जो हैं वो आपके सिलेबस में मेंशन की गई हैं, उनको हम उसका कुछ पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आज इन्हीं स्कीम्स के लिए हमने रखा है। जो पहली स्कीम हमने यहाँ पे रखी है वो पोषण अभियान के बारे में है। पोषण हम सिंपली न्यूट्रिशन को कहते हैं। ये गवर्नमेंट जो है इसमें न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देकर जो हमारे डिफरेंट वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जिनमें चिल्ड्रंस आते हैं, जिनमें वुमेन आती हैं, जिनमें एडोलसेंट गर्ल्स आती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रख के इनका जो न्यूट्रिशन है उसको कैसे हम ठीक करें, उनके लिए कैसे बेहतर न्यूट्रिशन हम ला सकें, कैसे उनको एक बैलेंस से डाइट मुहैया कर सके। ये 2018 में ये स्कीम लाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें कुछ टारगेट्स रखे गए थे। इन्होंने क्या क्या टारगेट्स रखे थे? इन्होंने जो स्टेंटिंग का इशू है, यानी कि जो लो वेट तो एज जो रेशो होता है, जो ह्यूमन बॉडी का एक वेट का और एज का एक रेशो रहता है, उसमें अगर इम्बैलेंस आ जाए जिससे कि जो मेल न्यूट्रिशन है वो सफ़र हो जाए, उससे कोई, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो चाइल्ड हो कोई, चाहे वो एडोलसेंट गर्ल हो कोई, या इसके अलावा जो भी बाकी जो भी सेक्शंस हैं पॉपुलेशन के, उनमें स्टेंटिंग का इशू पाया जाता है, जिनका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हो पाता, या अंडर न्यूट्रिशन में जो आते हैं जिनको प्रॉपर न्यूट्रिटिव डाइट जो है वो नहीं मिल पाता है, या एनीमिया जो है आयरन की डिफिशिएंसी वो ज़्यादातर वुमेन में देखी गई है या एडोलसेंट गर्ल्स में देखी जाती हैं। तो इन चीज़ों को ये कम करने की बात कर रहे हैं। ये इन्होंने कुछ टारगेट्स रखे हैं, और जो लो बर्थ वेट जो हैं, जो पैदा होने के समय पे जो बच्चों का जो वेट कम होता है नॉर्मल वेट से, उन चीज़ों को के ऊपर ध्यान दे के ये पोषण अभियान लाई गई कि किस तरह हम उन चीज़ों को कम कर सके। 2021 में यूनियन जो बजट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंट करता है, उन्होंने ये स्कीम को अप्रूव किया, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PM पोषण भी कहते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक 1 हॉट कुकड मील जो है वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल्स में दिया जाएगा, यानी कि दोपहर का जो खाना है, लंच का टाइम, वो एक टाइम पे जो एक कुकड मील जो है बच्चों को सर्व किया जाएगा। इससे कि जो है वो जो न्यूट्रिशन का इशू है वो कम हो जाएगा, मेल न्यूट्रिशन का इशू जितना भी है। इसमें जो बजट का आउटले रखा गया था वो 1.31 ट्रिलियन जो है गवर्नमेंट ने इस स्कीम के लिए रखी थी। ये दरअसल मिड डे मील स्कीम का ही एक नया वर्जन है जो पिछली गवर्नमेंट ने लेके आए थे, उसका एक नया वर्जन है, उसको हम पोषण अभियान के नाम से जानते हैं। इसमें जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी किए जाते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो बेनिफिशरीज़ हैं उनके अकाउंट में डायरेक्टली जो पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। इसमें किसी भी तरह के थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, कोई मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं रहता, या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी दूसरी बीच में नहीं रहती, जिस वजह से जो है करप्शन या जितने भी लीकेजेस होते थे फंड्स की वो कम होती हैं इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की मदद से। इसमें जितने भी ये कुक्स हैं जो ये खाना तैयार करेंगे, या जो भी इसके अलावा जितना भी स्टाफ उनको लगता है स्कूलों में, उनके लिए जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू उनको पेमेंट करता है, उनको कंपनसेट करता है उनकी सर्विस के बदले। इससे जो है लीकेज ऑफ फंड जो है वो कम हो जाएगी, और जितना भी ये पैसा है वो सही लोगों के लिए रखा गया है और उन तक वो आसानी के साथ पहुँच सकता है। इसके बाद पोषण ट्रैकर एक और पॉइंट है इसमें आपके सिलेबस में। पोषण ट्रैकर जो है वो पोषण अभियान के रिलेटेड ही है। ये एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है जो हमारी मोबाइल में इंस्टॉल की जाती हैं। इससे एक रियल टाइम मॉनिटर किया जाता है गवर्नमेंट के ज़रिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती हैं ये स्कीम, और ये जो पोषण ट्रैकर है ये एक रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए रखा गया है, जिसमें जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं उनको ट्रैक किया जाए, या जितना भी ये खाना दिया जाता है उसको ट्रैक किया जाए कि किस तरह वो सही तरह से दिया जाता है, उसमें जो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है वो मेंटेन रखा जाता है। उन सारी चीज़ों के ऊपर जो गवर्नमेंट की तरफ से एक नज़र रखी जाती हैं वो इसी पोषण ट्रैकर ऐप के ज़रिए रखी जाती हैं। इसमें जो है ज़्यादातर रोल जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स का है, जो गाँव में या मोहल्ले के लेवल पर जो काम करते हैं, जो वहाँ के उनके कम्युनिटी में जितने भी वो बच्चे होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो खाना प्रोवाइड किया जाता है, कुकड मील्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं, या जितने भी गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उनमें मिड डे मील जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, वो सारा जो है वो पोषण अभियान के अंडर ही आता है। उन सारी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए, उन पे मॉनिटर करने के लिए पोषण ट्रैकर ऐप लाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के ज़रिए से। इसके बाद सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दिया जाता है, यानी कि जो हम बेसिक चीज़ें खाते हैं, चाहे वो वीट हो, राइस हो, पल्सेस हो या वेजिटेबल्स हो, ये तो बेसिक फूड में आते ही हैं। इसके बाद जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए छोटी मात्रा में चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है इसी पोषण अभियान के ज़रिए से।
और जो सरकार ने कुछ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स रखी हैं जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स या जो इन कंपैरिजन तो जो ओवरऑल एक परसेंटेज होती हैं या एक रेशो होता है किसी भी डेवलपमेंट का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको बैकवर्ड होने की वजह से उनको एक एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया गया है ताकि उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए। ये हर स्टेट में कुछ ना कुछ डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो थोड़े बैकवर्ड रहते हैं बाकी डिस्ट्रिक्टों से, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ये न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट का फोकस रखा जाता है ताकि जो मेल न्यूट्रिशन है या जितने भी हेल्थ रिलेटेड इशूज़ हैं, एनीमिया वगैरह हैं, वो कम किया जाए। इसके बाद पोषण वाटिका एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि आपके सिलेबस में रखा गया है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी इसी पोषण अभियान के अंडर ही आता है। ये पोषण वाटिका सिंपली हम कहते हैं एक तरह के छोटे मोटे लैंड ऑफ पीस ऑफ लैंड जो है उसको कहते हैं वाटिका। ये दरअसल गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं कि हम जो हमारे घर हैं उनके आसपास जितनी भी खाली ज़मीन है उसके ऊपर हम कुछ वेजिटेबल्स ग्रो करें ताकि जो हमारी फैमिली है वो उनको कंज्यूम कर सके और एक बेहतर जो न्यूट्रिशन है वो हमें मिल सके। ये जितने भी मेल न्यूट्रिशन के इश्यूज़ हैं ये हम इन्हीं किचन गार्डन्स के ज़रिए से कोशिश करते हैं कि लोकल जो जितने भी प्रोडक्शन होती हैं, जितने भी अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं वो लोकल मार्केट्स में या लोकल जितने भी स्कीम्स हैं उनके अंडर उनको कंज्यूम किया जा सके ताकि लोकल पीपल जो है उनको बेनिफिट मिल सके, उनका जो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है वो फुलफिल हो। और इसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिकली होम ग्रोन वेजिटेबल्स के ऊपर या फ्रूट्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि केमिकल्स का कम से कम इस्तेमाल हो, केमिकल्स का इस्तेमाल कम हो, या जो ऑर्गेनिक या मैन्यूअर्स जो हैं वो ज़्यादा हम इस्तेमाल करें इन चीज़ों को ग्रो करने में। इसके बाद राष्ट्रीय पोषण माह जो है एक महीना जो है ये मनाया जाता है हर साल सितंबर को। पूरे जो महीना है इसको पोषण महीना या पोषण माह कहते हैं। ये इसी पोषण अभियान के अंडर ये भी मनाया जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की एक स्कीम है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हम उन स्कीमों को कहते हैं जिनकी फंडिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, जिनकी जो मेजर पोर्शन ऑफ फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आए, लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन हो किसी भी स्कीम का वो स्टेट गवर्नमेंट उसको फुलफिल करे। ऐसी जितनी भी स्कीम्स हैं इनको हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कहते हैं। ये भी एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है। इसमें भी सरकार की तरफ से बेनिफिशरीज़ को डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में पैसे डाल दिए जाते हैं। ये 2017 में ये स्कीम लाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के ज़रिए से। ये ज़्यादातर जो प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स जहाँ पोस्ट डिलीवरी पीरियड के बाद जो लैक्टेशन होता है बच्चे का, तो उनके ऊपर मदर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रखती हैं ये स्कीम। ये उन्हीं के लिए ज़्यादातर लाई गई थी ताकि जो उनका स्वास्थ्य है, जो उनका न्यूट्रिशन है, जो जितना भी उनका हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी उनकी डिफिशेंसीज़ हैं वो कम हो सके और एक अच्छा स्वास्थ्यिक बच्चा जो है वो पैदा हो सके। इसमें ज़्यादा फोकस इन्हीं के ऊपर रहता है, प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर। इसमें कुछ मैटरनिटी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ज़्यादातर फोकस रहते हैं। ये जो सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेड सेक्शन है, जो बैकवर्ड सेक्शन है हमारी सोसाइटी या हमारे स्टेट में होते हैं या डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा वुमेन के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा जाता है इस स्कीम के अंडर। इसमें जो है पहले 2 बच्चों के लिए ये मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं जब भी पहले 2 बच्चे पैदा हों। इसमें कलेक्टिवली जो है वो 5000 रुपीज़ का बेनिफिट दिया जाता है। एक मदर को 5000 रुपीज़ उसको प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंडर ये एक साथ नहीं दिए जाते। पहले इंस्टॉलमेंट में 1000 दिया जाता है, उसके बाद दूसरे इंस्टॉलमेंट में 2000 और इसी तरह तीसरे इंस्टॉलमेंट में 2000। पहला इंस्टॉलमेंट जो इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी होता है उसी में पहला इंस्टॉलमेंट उसको पे किया जाता है। दूसरा इंस्टॉलमेंट हम उनको 6 महीने के बाद देते हैं और तीसरा इंस्टॉलमेंट जो है वो पोस्ट डिलीवरी पीरियड के बाद देते हैं। ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। जब बच्चा पैदा होता तो तीसरा इंस्टॉलमेंट 2000 का उसको दिया जाता है जब उसकी फर्स्ट इम्यूनाइजेशन होती है, जिसमें BCG वैक्सीन, OPV, DPT और हेपेटाइटिस B के जितने भी वैक्सीन जो पहले 24 घंटों के अंडर बच्चे को दिए जाते हैं, उसी टाइम उसके बाद जो है तीसरा इंस्टॉलमेंट 2000 का दिया जाता है। टोटल इसमें 5000 का कैश बेनिफिट दिया जाता है एक मदर को। इसके बाद एक और स्कीम है जननी सुरक्षा योजना। ये 2005 में लाई गई थी कांग्रेस गवर्नमेंट के ज़रिए से। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें भी सेंट्रल की मेजर एक फंडिंग रहती है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने ये स्कीम लाई थी। इसमें भी जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं या जो बच्चा होता है पैदा होने के बाद या डिलीवरी से पहले जितने भी पीरियड होते हैं डेवलपमेंट के बच्चे के, उन चीज़ों के ऊपर ये स्कीम ज़्यादा फोकस रखती थी। इसमें जो मैटरनल और नियोनेटल मॉर्टेलिटी है, यानी कि जो डिलीवरी के टाइम पे जो मदर्स की डेथ होती हैं या बच्चों की डेथ होती हैं, उसको कम करने के लिए ये स्कीम ज़्यादा लाई गई थी। इसका फोकस मेन था उस मैटरनिटी मोर्टेलिटी को कम करना है, या बच्चे या माँ दोनों का स्वास्थ्य जो है वो मुमकिन करना है, उनका जो हेल्थ है वो मेंटेन रखना है। इसमें प्रेग्नेंट वुमेन बेनिफिशरीज़ थी जो ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या BPL हाउस होल्ड्स में ज़्यादा उनको बेनिफिट दिए जाते थे। बैकवर्ड कैटेगरीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा गया था। इसका मेन एम यही था कि जो
वुमेन है उसका जो वो मैटरनल हेल्थ वो अच्छी तरह रहे, या जो उसका मदरहुड है, जो उसका बच्चा है, वो दोनों जो हैं वो स्वास्थ्य रहे और उनको बेसिक न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशनल डाइट वो मिल सके और बच्चा जो है वो प्रॉपरली डेवलप हो जाए। ये भी एक पैन इंडिया स्कीम है, ये सारी स्टेट्स और यूटीज़ में इंप्लीमेंट की गई थी। पर्टिकुलरली इसका फोकस जो है वो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स के ऊपर रखा गया था, जिनमें ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स आते हैं और नॉर्थ ईस्ट जो है आसाम वगैरह, जो मणिपुर वो वाला हिस्सा है, वो पोर्शन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, उस पर ज़्यादा फोकस रखा गया है। इसमें जो एक्सपेक्टिंग मदर होती थी उसको 1400 मिलते थे, जो रूरल एरियाज़ में रहती थी, मतलब कि प्रेग्नेंट वुमेन को 1400 मिलते थे, रूरल एरियाज़ में 1000 मिलते थे उसको, अगर वो अर्बन एरिया से बिलोंग करती हैं। ये एक जो जितने भी उनके लोकल हॉस्पिटल्स होंगे, सरकारी अस्पताल, उनके ज़रिए से उनको प्रोवाइड किया जाता था। ये कैश इंसेंटिव दोनों SC कैटेगरी या SC कैटेगरी वुमेन को मिलती थी, चाहे वो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में रहते हो या हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में, चाहे वो फॉरवर्ड स्टेट्स में रहती हो या बैकवर्ड स्टेट्स में। SC ST कैटेगरी वुमेन को ये जो जननी सुरक्षा योजना के अंडर बेनिफिट दिए जाते थे वो उनको मिलते थे। और जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं उनमें सिर्फ BPL जो हाउस होल्डर्स होते थे उनकी वुमेन जो हैं उनको ये बेनिफिट दिया जाता था। APL या इसके अलावा जितने भी कैटेगरीज होती हैं जो BPL के ऊपर आती हैं, उनको ये बेनिफिट नहीं दिए जाते थे अर्बन एरियाज़ में। और इसमें भी कंडीशन रखी गई थी, जो भी मदर 19 ईयर्स से यानी कि 18 ईयर्स से अब हो, जो 19 ईयर्स में आ चुकी हो, उसको ये बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते थे, ताकि जो चाइल्ड मैरिज है उसको डिस्करेज कर सके। जो 18 ईयर्स से पहले लड़कियों की शादी होती हैं उसको डिस्करेज कर सके, इसीलिए इन्होंने ये 18 ईयर्स से अब जो है 19 ईयर्स के बाद से ये बेनिफिट प्रोवाइड करना शुरू किया है, ताकि चाइल्ड मैरिज जो है वो इंडिया में कम हो। और इसमें भी ये बेनिफिट जो है ये खाली पहले 2 बच्चे जो पैदा होते थे उनके लिए ये बेनिफिट्स उनके टाइम पे ये दिए जाते थे, उसके बाद ये बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते थे। इसके बाद एक और कंसेप्ट है जो इसी के अंडर आता है, जननी सुरक्षा योजना के, उसको हम आशा कहते हैं। आशा की फुल फॉर्म जो है वो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये लोकेलिटी में ही कोई एक तरह के एक्टिविस्ट बनाते थे सरकार के ज़रिए से, इनको फिर कुछ इंसेंटिव्स मिलते थे। इनको क्या करना होता है, इनको ज़्यादातर ये प्रेग्नेंट वुमेन जितने भी इनके मोहल्ले या गाँव के आसपास होंगे उनके लिए ज़्यादा ये स्कीम्स की बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवानी होती हैं। इसके बदले फिर इनको सरकार इंसेंटिव्स देते हैं और इनका जो स्वास्थ्य है उसका भी ख्याल रखना होता है। इनको प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है, इनको प्रॉपर नॉलेज होती है इन स्कीम्स के बारे में, और ये इन स्कीम्स से फिर प्रेग्नेंट वुमेन जितने भी इनके आसपास होंगे उनको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, और उसके बदले में इनको गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। जो भी इनकी परफॉर्मेंस होंगी उस परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर इनको फिर इंसेंटिव्स मिलते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डिलीवरी जो है, या जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए वो हेल्थ कार्ड्स बनाए जाते हैं, वो सारा काम जो है वो यही आशा जो है, आशा वर्कर्स जो हैं, ये एक्टिविस्ट्स एक तरह के होते हैं, यही वो काम करते हैं। इनको फिर गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। इसके बाद एक और स्कीम है वो आंगनवाड़ी रिलेटेड हैं। जितने भी इंडिया में आंगनवाड़ी सेंटर्स या आंगनवाड़ी सर्विसेज जो प्रोवाइड होती हैं, ये हमने हर जगह देखी होंगी। पर्टिकुलरली जो रूरल एरिया है वहाँ पे मोहल्लों में या जो टाउन्स हैं वहाँ पे वार्ड्स में अंदर ये आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं जो कुक्ड फूड जो हैं बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जो भी उनके आसपास रहते हैं मोहल्ले में, ताकि मेल न्यूट्रिशन जो है वो कम हो सके और बच्चों की जो है वो प्रॉपर ग्रोथ हो सके। इसको हम कोर्टयार्ड शेल्टर भी कहते हैं आंगनवाड़ी को। ये सिंपली एक लोकल कम्युनिटी किचन की तरह काम करता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट फंडेड होता है। इसमें पर्टिकुलर जो वर्कर्स होते हैं वो प्रॉपरली सिलेक्ट किए जाते हैं, उनको मेरिट बेसिस पे सिलेक्ट किए जाते हैं। ये 1975 में ये आंगनवाड़ी सर्विसेज का कंसेप्ट आया, जब इंडिया में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, तो इसी के साथ ही आया था। ये सिंपली इसका जो मेन एम था वो चाइल्ड हंगर को कम करना था और मेल न्यूट्रिशन जितना भी बच्चों के अंदर पाया जाता है उसको कम करना था। इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नया नाम दिया है और इसको कुछ इम्प्रूव भी किया है। इसमें हमने नया नाम जो है वो सक्षम आंगनवाड़ी या पोषण 2.0 भी उसके अंडर, ये दोनों ये आंगनवाड़ी सर्विसेज जो हैं उन्हीं 2 स्कीम्स के अंडर आती हैं। ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें जो मेनली फंडिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के ज़रिए से आती है। ये इंडिया की एक बहुत बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है, पैन इंडिया स्कीम है। इससे काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हमने देखे हैं, खासकर बच्चों में जो प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है। खासकर जो पहले 6 साल जो बच्चे के ग्रोथ के होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, या जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको इसमें न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट जो है उनका कवर किया जाता है, या जो लैक्टेटिंग मदर जो बच्चों को दूध पिलाने का काम करती हैं पहले 2 साल तक लगभग, तो उनको उनके हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी ध्यान रखा गया है इस आंगनवाड़ी स्कीम के अंडर। इनमें आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं इन आंगनवाड़ी सेंटर्स में
या आंगनवाड़ी हेल्पर्स भी हम कहते हैं, ये 2 तरह के कैटेगरीज होते हैं। ये वहाँ पे काम करते हैं, ये प्रॉपरली इनको रिक्रूट किया जाता है मेरिट बेसिस पे, और ये प्रॉपरली इन आंगनवाड़ी सेंटर्स को चलाते हैं और इन डिफरेंट बेनिफिशरीज़ का ध्यान रखते हैं और इनको प्रॉपरली ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो भी इनको सरकार की तरफ से, चाहे वो खाने की चीज़ें हो या वैक्सीनेशन हो या जो भी और भी काम इनसे लिया जाता है सरकार की तरफ से। टाइम टू टाइम इनको डिफरेंट ड्यूटीज़ जो हैं वो असाइन किए जाते हैं। ये आंगनवाड़ी सेंटर्स मल्टी फंक्शनल होते हैं, ये कई तरह के अलग अलग काम भी करते हैं। सिर्फ ये खाना जो है वो खाना प्रोवाइड नहीं कराते, ये वैक्सीनेशन का काम भी कराते हैं, और भी कई तरह के जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, ये सारे जो हैं इनमें आंगनवाड़ी सेंटर्स का काफ़ी एक रोल होता है इंडिया में। ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं या हेल्पर्स, ये वहीं लोकल कोई वुमेन होती हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए। पर्टिकुलरली इन्होंने इंडिया में जो है वो मिनिमम जो है 10th पास होनी चाहिए, तो वो एज एन आंगनवाड़ी वर्कर वहाँ पे काम कर सकती हैं। तो फिर मेरिट बेसिस पे इनको फिर सिलेक्ट किया जाता है। 18 से 35 इनकी एज होनी चाहिए आंगनवाड़ी वर्कर्स की या आंगनवाड़ी हेल्पर्स की, और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th से अब वो इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लगभग 1000 इंडिविजुअल के लिए एक आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो असाइन की जाती है। 1000 जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उनके आसपास, उनके लिए एक आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो असाइन की जाती हैं। और इन आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं ये सारे जो हैं सुपरवाइज़र के अंडर आती हैं, उसको हम कहते हैं मुख्य सेविका। वो उनके ऊपर जो है वो सुपरवाइज़ करते हैं इनके काम के ऊपर। और जितने भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं ये आंगनवाड़ी सेंटर्स, इनमें जो है वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, उनके लिए अवेयरनेस फैलाना, या जो फैमिली प्लानिंग, कंट्रासेप्टिव काउंसलिंग या कंट्रासेप्टिव इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो सिखाती हैं। फैमिली प्लानिंग जिससे होती हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं कि किस तरह हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर सके, मिनरल्स को कैसे हम ज़्यादा कंज्यूम करें, उनसे क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। या जो भी ये बच्चे वहाँ पे कुकड फूड खाते हैं, उनको कुछ प्री स्कूलिंग एजुकेशन नॉन फॉर्मल लेवल पे भी दी जाती है। उनको बेसिक जो है वो अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, बेसिक लैंग्वेज के जो बेसिक न्यूमरेसी होती हैं या बेसिक मैथमेटिक्स जो बेसिक होता है, काउंटिंग वगैरह जिसमें आती हैं, वो सारी चीज़ें प्री स्कूलिंग के अंडर आती हैं। वो सारी चीज़ें आंगनवाड़ी सेंटर्स भी प्रोवाइड कराते हैं। हेल्थ एजुकेशन भी दी जाती हैं, चाहे वो मदर्स हो चाहे वो बच्चे हो। इम्यूनाइजेशन कराते हैं, कई बार अलग अलग तरह की वैक्सीनेशंस जो सरकार की तरफ से टाइम टू टाइम लाई जाती हैं वो आंगनवाड़ी सेंटर्स की तरफ से दी जाती हैं। या हेल्थ चेकअप्स कभी कभी होती हैं जनरल लेवल पे, तो वो भी आंगनवाड़ी सेंटर्स को ही उनको असाइन किया जाता है। और ऑरल डिहाइड्रेशन साल्ट्स भी कभी कभी दी जाती हैं। ये बेसिक मेडिसिन जो प्रोवाइड किए जाते हैं, कभी कोई हेल्थ इशू आ जाए किसी कम्युनिटी के अंडर, तो आंगनवाड़ी सेंटर्स का काफ़ी एक्टिव रोल रहता है। इसके बाद एक और टॉपिक है वो स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स है। ये 2010 में गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई है। इसको हम पहले कहते थे राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में साबला भी कहते हैं, साबला स्कीम। ये पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने लाई थी। अब इसका एक नया जो है वो नया रूप लाया गया है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स। ये जो नई गवर्नमेंट है उन्होंने ये इसको थोड़ा रिजुनेट किया है और इसको एक और भी स्कीम इसके लिए लाई गई है, उसको कहते हैं किशोरी शक्ति योजना। इसमें ज़्यादातर एडोलसेंट गर्ल्स यानी कि टीनेज गर्ल जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखा जाता है, उनके हेल्थ के लिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती हैं। इसमें ज़्यादातर इन्हीं आंगनवाड़ी सेंटर्स को काम में लिया जाता है और ICDS स्कीम के अंडर ये भी आती हैं। इस स्कीम की कवरेज जो है वो पैन इंडिया है, यानी कि पूरे इंडिया में ये स्कीम इम्प्लीमेंट है। पोषण 2.0 के अंडर ये आती हैं। 2021 से इसको पोषण 2.0 के अंडर लाया गया है। और इसका जो मेन रोल है वो क्या है, वो एजुकेट करना है, एम्पावर करना है किनको, एडोलसेंट गर्ल्स को, टीनेज गर्ल्स को। उनको जितने भी हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं उनको एजुकेट किया जाता है कि किस तरह वो अपने हेल्थ का ख्याल रख सके, किस तरह वो प्रॉपर न्यूट्रिशन का ख्याल रख सके, किस तरह वो डिफरेंट अलग अलग इश्यूज़ जो हैं उनको काउंटर कर सकें, उनको कैसे वो ठीक कर सके। इसमें ज़्यादातर 11 से 14 ईयर्स की जो एज है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखा जाता है। और जो आउट ऑफ स्कूल जो जितने भी लड़कियां हैं जिन्होंने स्कूलिंग छोड़ी हैं, उनको किस तरह फिर से वापस स्कूलों में या पढ़ाई में ला सके, उसके ऊपर भी इन्होंने फोकस रखा है। पहला कंपोनेंट जो है उन्होंने न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस रखा है कि कितनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए एक एडोलसेंट गर्ल्स को, या जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको कैसे उनका प्रॉपर इंटेक हो और एक एडोलसेंट गर्ल की कैसे प्रॉपर ग्रोथ हो। इसके बाद नॉन न्यूट्रिशन एस्पेक्ट जो है इसमें क्या होता है, इसमें हेल्थ चेकअप्स होते हैं छोटी लड़कियों के, या उनको स्कूलिंग में कैसे मेन स्ट्रीम किया जाए, उनको स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो है उसको कैसे कम किया जाए, या जो आयरन और फोलिक एसिड जैसे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हम कैसे बढ़ा सकें, और इनकी डेफिशिएंसी जैसे कि एनीमिया जैसी इश्यूज़ जो हैं उनको कैसे हम कम कर सकें। और जितना भी इनको स्किल डेवलपमेंट के लिए नॉलेज चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती हैं किनको, एडोलसेंट गर्ल्स को। इसके बाद इसी के अंडर एक और आता है एक और टॉपिक, उसको हम कहते हैं किशोर हेल्थ कार्ड्स। इस किशोर हेल्थ कार्ड्स सिंपली क्या होते हैं, ये एक तरह के हेल्थ कार्ड्स होते हैं जो इन्हीं एडोलसेंट गर्ल्स
को असाइन की जाती हैं, इनके ऊपर प्रॉपर डिटेल्स रखी जाती हैं इन एडोलसेंट गर्ल्स की, इनका जो हाइट है वो कितना है, बॉडी वेट जो है या उसका जो रेशो है हाइट से मास का रेशो जो होता है, एज के साथ कितना वेट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हैं एक एडोलसेंट गर्ल का मेंटेन किया जाता है इसी किशोर हेल्थ कार्ड के ऊपर। इसके बाद एक और स्कीम जो है वो हमारी सिलेबस में मेंशन की गई है, वो नेशनल हेल्थ मिशन है। ये एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंडर कई तरह की अलग अलग स्कीम्स आती हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंडर आती हैं। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसका जो मेन एम है वो एक एक्सेसिबल अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस जो है वो हर एक सिटीज़न को प्रोवाइड होनी चाहिए। ये स्कीम जो है ये 2005 में लॉन्च की गई थी। इसके अंडर कई और तरह के सब स्कीम्स भी आते हैं और इसके कई टारगेट्स भी हैं जो सरकार ने टाइम टू टाइम उनको चेंज किया है और उनको अचीव भी किया है। इनके जो टारगेट्स हैं, एक तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी डेथ रेट जो है वो कैसे हम कम कर सके, उसमें कुछ टारगेट्स रखे गए थे। 113 से 90 तक लाए। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो इन्फेंट्स होते हैं उनकी मोर्टेलिटी जो होती है वो कैसे कम कर सके हम, जो पर्टिकुलरली पहला साल जो बच्चे का होता है डिलीवरी के बाद, उसमें हम उसको कैसे उसकी हालत जो है कैसे मेंटेन रख सके और उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट है, वो कैसे हम कम कर सके। उसमें टारगेट रखा गया था 23 को तक हम कैसे पहुँचे 32 से। इसी के बाद अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है उसको हम कम कर सके 36 से 23 तक। इसी तरह टोटल फर्टिलिटी रेट को हम कैसे मेंटेन रख सके 2.1 के ऊपर या 2 के ऊपर, यानी कि किस तरह जो है पेरेंट्स को 2 ही बच्चे रखने चाहिए। इसके बाद जो लेप्रोसी जैसी वो स्किन प्रॉब्लम होती है उसको कम कैसे कर सकें हम, उसके लिए भी कुछ टारगेट रखा गया था। इसी तरह मलेरिया जो है, मलेरिया फ्री एनवायरनमेंट जो होना चाहिए, उसके लिए भी कुछ टारगेट रखे गए थे। इसी तरह जो मॉर्टेलिटी रेट्स हैं, मॉर्बिडिटी रेट्स हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, उनको कैसे हम कम कर सके। जितने भी इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ हैं, एमरजेंसी डिजीज़ जो आउटब्रेक होती हैं, उनको हम कैसे कम कर सके। ये सारा जो है ये सिंपली एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसमें मेन जो फोकस है वो सिंपली था हेल्थ के ऊपर, कि हर एक सिटीज़न को हेल्दी एनवायरनमेंट, एक हेल्दी बॉडी का जो है वो राइट है कि उसके पास एक हेल्दी बॉडी हो और एक हेल्दी एनवायरनमेंट उसके आसपास हो। और इसका जो मेन एम है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो इंडिया में होता है हेल्थ के ऊपर, यानी कि जितना भी हमारा खर्चा होता है बीमारियों को क्योर करने के ऊपर, उस खर्चे को हम कैसे कम कर सके। और इसका मेन एम जो है वो टीबी को एलिमिनेट करना है। 2025 तक इंडिया से टीबी को पूरी तरह से ख़त्म करना है। इसके कई तरह के कंपोनेंट्स हैं। एक तो रूरल कंपोनेंट है, उसको हम कहते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। एक तो अर्बन है जो सिटीज़ और टाउन्स के ऊपर फोकस रखता है, उसको हम कहते हैं नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इसके बाद टेरिशरी केयर प्रोग्राम है, जिसमें टेरिशरी केयर जो जितना भी टेरिशरी केयर लेवल के ऊपर जितना भी हमारा खर्चा होता है, चाहे वो बड़ी सर्जरीज हो, चाहे वो कोई बड़ी हेल्थ इशू की प्रॉब्लम हो, उसके लिए सरकार ने कुछ बेनिफिशियरी उसके लिए कई तरह की स्कीम्स लाई हैं ताकि वो खर्चा जो है वो कम हो सके। और जो एक आम लोग जो हैं, मिडिल क्लास लोग जो हैं या लोअर क्लास जो बैकवर्ड लोग हैं, उनको उनकी जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको हम कैसे कम कर सके। या जितने भी हेल्थ रिलेटेड जितना भी सरकार के पास स्टाफ होता है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे वो पैरामेडिकल या डॉक्टर वाले अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स हो, तो इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हम कैसे बढ़ा सके और जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल कर सके। ये सिंपली एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला स्कीम है। इसमें कई तरह के अलग अलग छोटे छोटे प्रोग्राम्स चलाए गए। इसमें मलेरिया कंट्रोल के ऊपर इन्होंने प्रोग्राम चलाए हैं, ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर, HIV एड्स के ऊपर, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जितने भी इंडिया में खास करके मानसून के टाइम पे होते हैं, चाहे वो डेंगू हो या चिकनगुनिया हो, ये सारी चीज़ें जो हैं इनका आउटब्रेक कैसे हम कम कर सके। ये नेशनल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो है इसके अंडर आती हैं। ये नेशनल हेल्थ मिशन का ही एक सब प्रोग्राम है। इसके बाद नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स अलग अलग तरह के और भी चलाए गए, जिनमें नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसमें अलग अलग तरह की वैक्सीनेशन दी जाती हैं। नेशनल मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ये भी इसी के अंडर आता है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर। इसी तरह नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, इसी तरह के और कई तरह के प्रोग्राम जो नेशनल लेवल पे चलाए गए हैं टाइम टू टाइम अलग अलग बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद इसी के अंडर आता है जननी सुरक्षा योजना। ये भी नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ही आता है, जो हमने पहले डिस्कस किया है। इसके बाद आयुष्मान भारत जो बीजेपी गवर्नमेंट ने लाई थी, ये बहुत बड़ी नेशनल पैन इंडिया स्कीम है, जो टेरिशरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन में जितना भी खर्चा आता है उसमें 5 लाख तक सरकार जो है एक पर फैमिली को पर ईयर प्रोवाइड कराती हैं, ताकि उसका जो सेकेंडरी या टेरिशरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन हो, जितने भी बड़े बड़े खर्चे आते हैं हॉस्पिटल्स के अंडर या बड़ी कोई हेल्थ इशू होती हैं उसके ये बड़ा खर्चा आता है, तो उसको कवर करने के लिए 5 लाख का खर्चा 5 लाख तक सरकार जो है वो हमें प्रोवाइड कराती है हर एक फैमिली को। इसके बाद जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये भी इसी के अंडर आता है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। इसमें प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा गया है।
जो डिलीवरी का टाइम होता है या जो उसके बीच में जो 9 मंथ्स का डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर, उसमें जो है फैमिली के ऊपर ज़्यादा खर्चे ना हो, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें प्रोवाइड की जाए हॉस्पिटल्स में। और जितना भी पोस्ट डिलीवरी पीरियड में खर्चा आता है या जितने भी अलग अलग तरह के वैक्सीनेशन होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ वो सरकार जो है प्रोवाइड कराती है। इसके बाद यूनाइटेड ग्रांट्स टू सब सेंटर्स, जितने भी लोकल लेवल के सेंटर्स हैं उनको प्रॉपर जो है ग्रांट्स मिल सके ताकि वो लोकल पीपल्स के लिए बेनिफिट प्रोवाइड कर सके। ज़्यादातर हमने देखा है जितने भी रूरल या लोकल लेवल के जितने भी वो हेल्थ सेंटर्स होते हैं उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, उन में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, बेसिक डॉक्टर्स नहीं होते हैं, तो उस वजह से फिर वहाँ की लोकल पीपल जो है लोकल कम्युनिटी वो सफ़र करती हैं। उनके लिए भी अलग तरह के ग्रांट्स जो हैं सरकार की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ही आती हैं।